नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग JCERT के क्लास 6 के विज्ञान का पाठ सजीव एवं उनका परिवेश पढ़ने जा रहे हैं। यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जंतुओं में अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने जाना था सजीवों के वास स्थान, जिसमें हम लोगों ने स्थलीय आवास, वन क्षेत्र, घास स्थल, मरुस्थल तथा पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जाना था। साथ ही जलीय आवास तथा वायवीय आवास के बारे में जाना था और पर्यावरण के जैव घटक तथा अजैव घटक के बारे में जाना था। इस भाग में हम लोग जानेंगे सजीवों में अनुकूलन और उसके अंतर्गत हम लोग जंगल में अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन, पर्वतीय अनुकूलन तथा जलीय अनुकूलन के बारे में जानेंगे। बच्चों, तुम लोगों के मन में यह प्रश्न हमेशा आता होगा, मेढक क्यों नहीं उड़ता, तितली क्यों नहीं तैरती, हाथी पानी में क्यों नहीं रहता और ऊंट जंगल में क्यों नहीं रहता। वास्तव में प्रत्येक प्रजाति के जंतुओं तथा पौधों की शारीरिक बनावट तथा स्वभाव अलग अलग होता है, जो उन्हें उनके वास स्थानों में रहने में सहायक होते हैं। जैसे मेढक जो है वह पानी और जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित है। उसकी शारीरिक बनावट इस तरह की है कि वह आराम से पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। तो हम जिस तरह के परिवेश में रहते हैं, जिस तरह के आवास में रहते हैं, जंतुओं का शरीर उसी के अनुसार अनुकूलित हो जाता है। तो यह अनुकूलन क्या होता है, चलिए हम लोग इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वे विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभावगत विशेषताएं जो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। और यह अनुकूलन स्थल में भी हो सकता है, वायवीय भी हो सकता है, जलीय भी हो सकता है, मरुस्थलीय भी हो सकता है तथा वायवीय सभी तरह के जीवों में हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वन तथा घास स्थल के जंतुओं में अनुकूलन के बारे में, और इसके लिए हम लोग शेर का उदाहरण लेते हैं। तुम लोग जानते हो बच्चों कि शेर मांसाहारी प्राणी है, मतलब मांस खाता है, छोटे जानवरों को खाता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है, जो जंगल में छिपने में इसकी सहायता करता है। इसके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ ही इसके जबड़े की मांसपेशियां भी बहुत मजबूत होती है और इसके दांत बड़े बड़े होते हैं, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। तभी तो यह जानवरों को आसानी से पकड़ करके चीर फाड़ कर सकता है। इसके पंजों में लंबे लंबे नाखून होते हैं, लेकिन जब यह दौड़ता है तो अपने लंबे नाखूनों को अंगुलियों के अंदर में खींच लेता है, जिससे कि इसके लंबे नाखून नहीं टूटे। और इसकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती हैं, जिससे कि यह अपने शिकार को ठीक से देख सकता है और शिकार पर हमला कर सकता है। तो इस तरह से शेर जो है यह घास स्थल में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होता है। एक अन्य उदाहरण हम लोग लेते हैं हिरन का। हिरन शाकाहारी जंतु है, मतलब पेड़ पौधों और पत्तियों तथा मुलायम शाखाओं को खाता है। पौधों के कठोर तने को चबाने के लिए इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं। इसके लंबे कान होते हैं ताकि यह शिकारियों की आहट को दूर से ही सुन सके और सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। इसकी टांगे पतली और लंबी होती हैं, जिससे यह बहुत तेज गति से दौड़ सकता है। यह तेज दौड़ेगा, बाघ से तेज दौड़ेगा, तभी तो बाघ इसका शिकार नहीं कर पाएगा। आंखें सिर के पार्श्व में स्थित होती हैं और गर्दन लंबी होती है, जिससे कि यह सभी दिशाओं में देख सकता है। तो हिरन भी जंगलों तथा घास स्थल में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होता है। चलो अब हम लोग मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में जानते हैं।
तुम लोग जानते हो बच्चों कि मरुस्थल या रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है, तो यहाँ पानी की अत्यंत कमी होती है। यहाँ पर दिन बहुत गर्म होते हैं क्योंकि जमीन पर मिट्टी की जगह बालू होता है, और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ रहने वाले जीव इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी सांप, चूहे, छिपकली या केकड़े गर्मी से बचने के लिए दिन के समय अपने बिलों में घुसे रहते हैं। जमीन के अंदर बहुत गहरे बिल बनाते हैं और उन्हीं बिलों में ये घुस करके रहते हैं, और रात को ये जीव अपने भोजन की तलाश करते हैं। इन सभी के पैर बहुत छोटे होते हैं, जैसे देखो चूहे के पैर भी बहुत छोटे हैं, छिपकली के पैर भी बहुत छोटे हैं, और सांप के तो पैर ही नहीं होते। तो छोटे पैर होने के कारण ये बहुत आसानी से अपने बिल में घुस सकते हैं। अब आता है ऊंट। ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। तो यहाँ देखो ऊंट के पैर लंबे होते हैं और गद्देदार होते हैं। तो गद्देदार पैरों की सहायता से यह बालू पर बहुत आसानी से चल सकता है और इसके पैर बालू में धंसते नहीं। पैर लंबे होने का एक फायदा यह भी है कि इसका शरीर बहुत ऊंचा रहता है और रेत की गर्मी से ऊंट का शरीर कम प्रभावित होता है। इसके पीठ पर देखो यहाँ कुबड़ है और कुबड़ के अंदर में वसा संचित रहती है, और जब ऊंट को भोजन नहीं मिलता है तो यह इसी वसा का उपयोग करता है। चूंकि मरुस्थल में पानी की बहुत कमी होती है, तो बिना भोजन और पानी के भी ऊंट 10 से 12 दिनों तक बहुत आराम से रह सकता है। पानी की बचत करने के लिए मूत्र के रूप में बहुत कम जल इसके शरीर से निकलता है। इसका मल भी सूखा होता है, इसे पसीना भी नहीं आता ताकि इसके शरीर में पानी की कमी नहीं हो। आंखों की पलकें लंबी होती हैं और नासाद्वार मांसल होते हैं, जिससे कि जब मरुस्थल में रेत की आंधियां चलती हैं तो ये लंबी पलकें और मांसल नासाद्वार आंख और नाक के अंदर बालू को जाने से रोकती हैं। तो इस तरह से ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होता है। चलो अब हम लोग मरुस्थलीय पौधों की विशेषताओं को देखते हैं। मरुस्थल में चूंकि पानी की बहुत कमी होती है, तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं। इनका तना जो होता है यह मोटा होता है और मांसल होता है, जिसमें कि पानी जमा रहता है। तने की जो ऊपरी परत है यह मोमी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो कि जल के वाष्पन को कम करते हैं। इन पौधों में पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या पत्तियां जो हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो पत्तियों के कांटों में रूपांतरित हो जाने के कारण जल के वाष्पन की दर बहुत कम हो जाती है, मतलब वाष्पोत्सर्जन में बहुत कम पानी निकलता है और पौधों को पानी की कमी नहीं होती है और वे आराम से कम पानी में भी मरुस्थल में रह जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर्वतीय अनुकूलन। पहाड़ों पर जो वृक्ष होते हैं वे शंकुआकार होते हैं। देखो इस तरह से शंकु के आकार के होते हैं, और चूंकि पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर हिमपात भी होता है, तो वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह पतली होती हैं ताकि इन पर बर्फ जमी नहीं रह सके और फिसलकर नीचे गिर जाए। यहाँ चूंकि बहुत ठंड पड़ती है, तो यहाँ जो जंतु रहते हैं इनकी खाल बहुत मोटी होती है और लंबे लंबे बालों से ढकी होती है ताकि इन जंतुओं को ठंड न लगे, जैसे कि पहाड़ी कुत्ते, याक। यहाँ जो पहाड़ी बकरियां होती हैं इनके पैर के खुर बहुत मजबूत होते हैं, जिससे कि ये बहुत आसानी से पहाड़ी ढालों पर चढ़ और उतर सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं जलीय अनुकूलन। जल शब्द सुनते ही हमारे मन में किसका ख्याल आता है बच्चों? मछली का। तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, आशर्व से चिपटा होता है और इस तरह का शरीर उसे
पानी में तैरने में मदद करता है। इसके शरीर पर देखो इस तरह से शल्क होते हैं। पूरा शरीर मछली का शल्कों से ढका होता है, जो मछली को जल प्रतिरोधी बनाता है। इसके पंख जो है ये चपटे होते हैं। चपटे पंखों की सहायता से गति और दिशा परिवर्तन के समय पानी में ये चपटे पंख शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसमें श्वसन के लिए गलफड़ा रहता है और इन गलफड़ों की सहायता से मछली पानी में घुली ऑक्सीजन को सीधे सांस में लेती है और श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी सीधे पानी में ही विमुक्त करती है। तो इस तरह से मछली का शरीर पानी में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होता है। व्हेल और डॉल्फिन ये भी जलीय जंतु हैं और ये लवणीय जलों में रहते हैं, महासागरों में रहते हैं। तो व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं और इसलिए इनको सांस लेने के लिए समय समय पर अपने सिर को पानी से निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, सांस लेते हुए डॉल्फिन मछली दिखाई दे रही है। इसी तरह ऑक्टोपस और स्क्विड समुद्र की गहराई में और समुद्र तल में रहते हैं। इनका शरीर जो है यह धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन जब ये तैरते हैं तो देखो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं ताकि यह आसानी से पानी के अंदर तैर सके। और पानी के अंदर सांस लेने के लिए इनके शरीर में गिल क्लोम होते हैं। तो इस तरह से डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस और स्क्विड भी समुद्र में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। उसके बाद है उभयचर जंतु। उभयचर किसको कहते हैं? उभय का मतलब होता है दोनों। वे जंतु जो दोनों जगहों पर रह सके, मतलब पानी में भी रह सके और जमीन पर भी रह सके। तो इसका उदाहरण है मेढक और बत्तख। मेढक का पिछला पैर देखो लंबा होता है और मजबूत होता है और यह छलांग लगाने में इसकी मदद करता है। देखो अपने लंबे और मजबूत पैरों की सहायता से यह कितनी आसानी से छलांग लगा सकता है। इसके पैरों में झिल्ली होती है और यह इसे पानी में तैरने में मदद करती है। बत्तख के पैर भी झिल्ली युक्त होते हैं और इन झिल्ली युक्त पैरों की सहायता से यह देखो कितनी आसानी से पानी में तैर सकती है। मेढक और बत्तख अपने नासा छिद्र और फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। तो इस तरह से मेढक और बत्तख उभयचर जंतु कहलाते हैं, मतलब यह जमीन पर, स्थल पर और जल में दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जलीय पौधों में अनुकूलन। जो पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं, मतलब पूरी तरह से जल में डूबे होते हैं, इनकी पत्तियां लंबी और रिबन जैसी या कई भागों में बटी हुई होती हैं, जिसके कारण इनके बीच जल का प्रवाह आसानी से होता रहता है। पत्तियों के ऊपर चिकनी परत होती है, वेस्लीन जैसी, मोम जैसी परत होती है, जिससे पत्तियों के ऊपर जल जमा नहीं हो पाता है, जैसे कि कमल और जलीय लिली में। पत्तियों के पत्र तंत्र का जो निचला हिस्सा है यह फूला होता है और इसमें हवा भरी होती है। हवा भरी होने के कारण यह पौधे आसानी से सतह पर तैर सकते हैं। चूंकि इनमें जमीन से जल या लवण खींचने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन पौधों की जड़ें या तो होती ही नहीं या बहुत ही कम विकसित होती हैं, जैसा कि तुम लोग यहाँ देख रहे हो। इन पौधों का तना लंबा, मुलायम, खोखला तथा स्पंजी होता है, जिसमें हवा भरी होती है, जिसके कारण ये पौधे हल्के होते हैं और सतह पर तैरते रहते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हो कमल और जलीय लिली। और इनका जो नीचे पत्तियों के नीचे वायु कोश रहता है, जिसमें हवा भरी रहती है, और इस कारण भी यह पानी में सतह पर तैरते रहते हैं। और इस तरह से ये जलीय पौधे पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं वायवीय अनुकूलन। तो वायु में कौन उड़ता है? पक्षी। पक्षी अपने पंखों की सहायता से हवा में उड़ते हैं और छोटे छोटे पैरों की सहायता से सतह पर चलते हैं। इनकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, ये मजबूत और खोखली होती हैं। तो इन
खोखली हड्डियों के कारण इनका शरीर हल्का होता है। इनके आगे वाले जो पैर हैं ये पंख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इस कारण ये आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। पेशियां इनकी बहुत मजबूत होती हैं, बहुत विकसित होती हैं और उड़ते समय पंखों को सहारा और गति देती हैं। इनके पिछले पैरों की हड्डियां चलने और पेड़ की डाल पकड़ने के लिए रूपांतरित होती हैं और ये कितनी आसानी से पेड़ की डालों पर घंटों बैठ सकते हैं। चूंकि इन्हें अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो इनके शरीर में वायु कोश या वायु की थैलियां होती हैं और वायु कोश अतिरिक्त फेफड़े की तरह काम करता है। तो इस तरह से पंछी उड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। तो इस पाठ में हमने सीखा पौधे एवं जीव जंतु जहाँ रहते हैं और अपने जीवन को बनाए रखने की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, वह स्थान उनका आवास कहलाता है। पौधों और जीवों के उभयनिष्ठ लक्षण होते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक विशेष आवास में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। विभिन्न आवासों में जीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं और एक ही आवास में अनेक प्रकार के पौधे व जंतु भी रह सकते हैं। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव मतलब सजीव वस्तुएं जैव घटक बनाती हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश तथा ताप अर्थात निर्जीव वस्तुएं परिवेश के अजैव घटक बनाती हैं। सजीवों के सामान्य लक्षण है श्वसन, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता, गति और उत्सर्जन। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का यह पाठ सजीव एवं उनका परिवेश समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों तुम लोगों को यह पाठ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अगले भाग में हम लोग पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्न के उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।